नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने रम के बाह्य क्षेत्र में होने वाली द्वितीयक वृद्धि के बारे में पढ़ा था और रम के बाह्य क्षेत्र में होने वाली जो द्वितीयक वृद्धि है वो कोर कैम्बियम के कारण होती हैं। कोर कैम्बियम की जो सेल्स होती हैं वो उनकी सेल्स में परिणतिक विभाजन होता है, तो बाहर और अंदर यानी कि कोर कैम्बियम के बाहर की तरफ और कोर कैम्बियम के अंदर की तरफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो कोर कैम्बियम के बाहर की तरफ तो कोर का फॉर्मेशन होता है, जबकि कोर कैम्बियम के अंदर की तरफ है जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो कोर कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को तीनों मिलकर पेरिडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा अपन ने जाइलम की सेकेंडरी जाइलम की संरचना के अंतर्गत ट्रैकिट्स और वेसल्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन जाइलम का तीसरा एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिसका नाम है जाइलम पेरेन्काइमा या जाइलम मर्दूतक। तो शुरुआत करते हैं अपन जाइलम पेरेन्काइमा से। तो जाइलम पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो सजीव होती है यानी कि लिविंग होती हैं और सेल्स है जो आयताकार या बहुकोणीय होती हैं और पेरेन्काइमी सेल्स का बना होता है। ये जो जाइलम मर्दूतक हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के जाइलम में पाया जाता है। प्राथमिक जाइलम में जाइलम मर्दूतक की सेल्स की भित्तियां हैं जो पतली होती हैं, जबकि सेकेंडरी जाइलम में सेल्स है जो मोटी भित्ति युक्त होती हैं। जो जीवित जाइलम होता है उनके अंदर मर्दूत की सेल्स में स्टार्च, वसा, टेनिन आदि का स्टोरेज होता है तथा ये जाइलम ऊतक में जल के अरीय गमन में सहायक होती हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसमें टाइलोसस का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में सेल्स है जो मृत हो जाती हैं। फिर जो जाइलम में जो मर्दूत की सेल्स होती हैं वो दो प्रकार से अरेंज रहती हैं, अपवाहिनी प्रारूप में और उपवाहिनी प्रारूप में। अपवाहिनी प्रारूप या जिसको एपोट्रैकियल टाइप भी कहते हैं, इसमें जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो वाहिकाओं के कांटेक्ट में नहीं रहती हैं, जबकि पैराट्रैकियल टाइप या उपवाहिनी की प्रारूप के अंदर मर्दूत की सेल्स हैं जो वाहिकाओं के संपर्क में रहती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं जाइलम रश्मि या जाइलम किरणें की संरचना। तो जो जाइलम रश्मि होती हैं या जाइलम किरणें होती हैं वो पेरेन्काइमा सेल्स की बनी पट्टियां होती हैं और ये केंद्र से परिधि की ओर विन्यासित रहती हैं। जिम्नोस्पर्म के स्टेम में उपस्थित जाइलम रश्मियां एक या एक से अधिक पंक्तियों में अरेंज रहती हैं और विषमांगी होती हैं, जबकि आवृतबीजी पौधों में जाइलम रश्मियां एक या एक से अधिक पंक्तियों में पाई जाती हैं और ये समांगी या विषमांगी या फिर दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी फ्लोएम की स्ट्रक्चर। तो जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है या जनरल जो फ्लोएम होता है उसकी उत्पत्ति है जो 7 कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या करती है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होकर बाहर की तरफ यानी कि अपने बाहर की तरफ है जो सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करती है। जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो अक्षीय और अरीय तंत्रों में व्यवस्थित रहते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम भी सेकेंडरी जाइलम की तरह मेटाफ्लोएम और प्रोटोफ्लोएम में विभेदित होता है। प्रोटोफ्लोएम का निर्माण है जो पहले होता है, जबकि मेटाफ्लोएम का निर्माण बाद में होता है। जनरली जो प्रोटोफ्लोएम होता है जहां पर तन्ने की मोटाई में वृद्धि होती है, किसके कारण होती है, द्वितीयक वृद्धि के कारण, वहां पर है जो प्रोटोफ्लोएम पाया जाता है। और जहां पर द्वितीयक वृद्धि बंद हो जाती है यानी कि तन्ने के प्रौढ़ भागों में मेटाफ्लोएम पाया जाता है। अब जाइलम की तरह द्वितीयक फ्लोएम भी 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। इनके नाम इस प्रकार हैं, चालनी तत्व या जिसको सिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, सहचर कोशिकाएं या कंपोनेंट सेल्स, फ्लोएम तंतु जिसको फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम रेसिप भी कहते हैं, और फ्लोएम मर्दूतक या फ्लोएम पेरेन्काइमा। इन चारों तत्वों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन चालनी तत्व या सिव एलिमेंट से। चालनी तत्व या सिव एलिमेंट्स हैं जो 2 घटकों से मिलकर बना होता है। मुख्यतः कितने घटकों से, 2 घटकों से, चालनी कोशिका और चालनी नलिका। इसके अलावा इसके अंदर जो पाए जाने वाले सेल्स होती है उनको अलग अलग पदों के रूप में यूज किया जाता है। नंबर 1 जो चालनी तत्व में पाए जाने वाला जो तत्व एलिमेंट्स हैं या इसके पद हैं वो चालनी कोशिका होती हैं। तो जो चालनी कोशिकाएं होती हैं
उनकी सभी भित्तियों में उपस्थित चालनी क्षेत्र का समान विशिष्टीकरण होता है और इसमें जो चालनी पट्टिका नहीं पाई जाती है। सेकंड जो पद है जो चालनी तत्व के लिए यूज किया जाता है वह चालनी नली सदस्य या सिव ट्यूब मेंबर। तो वह कोशिका जिसमें विशिष्ट तथा सुस्पष्ट चालनी क्षेत्र उपस्थित हो वो चालनी नली सदस्य कहलाते हैं। यानी कि सेल्स में क्या उपस्थित हो, चालनी क्षेत्र उपस्थित हो, वो क्या कहलाएगा, चालनी नली सदस्य कहलाता है। और इस क्षेत्र की अंत यानी कि जो चालनी क्षेत्र होते हैं वो अंत भित्तियों पर प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड है वो है चालनी नली या सिव ट्यूब्स। तो अनेक चालनी नली सदस्यों के सिरे एक दूसरे से अनुदैर्ध्य क्रम में जुड़े रहते हैं। यानी कि बहुत सारी जो सिव ट्यूब मेंबर्स होते हैं वो आपस में किसके कौन से क्रम में जुड़े रहते हैं, अनुदैर्ध्य क्रम में, और एक ट्यूब लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे चालनी नली कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है वो चालनी क्षेत्र या सिव एरिया। तो चालनी तत्व की भित्ति पर उपस्थित संयोजी स्ट्रैंड युक्त छिद्रों के समूह को चालनी क्षेत्र कहते हैं। तो चालनी क्षेत्र क्या होता है, तो पता चल गया कि चालनी तत्व की जो वॉल होती हैं उनके ऊपर संयोजी स्ट्रैंड युक्त पोर्स या छिद्र को क्या बोलेंगे, चालनी क्षेत्र। नेक्स्ट है जो है चालनी पट्टिका। और ये जो चालनी पट्टिका है इसकी उपस्थिति है जो फ्लोएम का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। चालनी नली की वह भित्ति जिसमें सुस्पष्ट छिद्र युक्त चालनी क्षेत्र उपस्थित होता है वो क्या कहलाएगा, चालनी पट्टिका। तो चालनी नली की वह भित्ति जिसमें सुस्पष्ट छिद्र युक्त चालनी क्षेत्र उपस्थित हो क्या कहलाता है, चालनी पट्टिका। और ये जो चालनी पट्टिका होती है वो फ्लोएम के अंदर दो प्रकार की होती है, एक सरल चालनी पट्टिका और एक संयुक्त चालनी पट्टिका। सरल चालनी पट्टिका में केवल एक चालनी क्षेत्र पाया जाता है जबकि संयुक्त चालनी पट्टिका में एक से अधिक चालनी क्षेत्र प्रेजेंट होते हैं। तो चालनी क्षेत्र के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, जो चालनी तत्व होते हैं उनके ऊपर संयोजी स्ट्रैंड युक्त छिद्रों के समूह को चालनी क्षेत्र कहते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो संयुक्त चालनी पट्टिका कहलाती है, अगर एक ही चालनी क्षेत्र प्रेजेंट है तो सरल चालनी पट्टिका कहलाती है। जनरली जो अपन ने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो टेम्परेट रीजन में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो कैम्बियम होती है साल भर उनकी एक्टिविटी बराबर नहीं होती है। यानी कि जो पतझड़ या शरद ऋतु में है जो वो कम एक्टिवेट होती हैं जबकि बसंत ऋतु में जो ज्यादा एक्टिवेट होती है। तो इसका कारण यह है कि जो प्रत्येक चालनी पट्टिका के चारों ओर केलोज की एक परत पाई जाती है। जो सिव प्लेट्स होती है उसके ऊपर किसकी परत पाई जाती है, केलोज की परत। और केलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। शरद ऋतु में क्या होता है, ये केलोज की परत है जो मोटी हो जाती है और जिसके कारण जो चालनी क्षेत्र होता है वो अवरुद्ध हो जाता है और फ्लोएम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। जबकि बसंत ऋतु में क्या होता है कि जो केलोज की मात्रा घट जाती है या घुल जाती है जिसके फलस्वरूप फ्लोएम का जो चालनी क्षेत्र है वापस खुल जाता है और फ्लोएम फिर से एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह से शरद ऋतु के अंदर कैम्बियम की एक्टिविटी कम होती है जबकि बसंत ऋतु के अंदर इसकी कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये किसके कारण होती है, केलोज नामक कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट के कारण। अब आपके सामने जो चालनी तत्व होते हैं या फ्लोएम तत्व होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले संयुक्त चालनी पट्टिका का जो डायग्राम दे रखा है। तो इस तरह से जो चालनी ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं तो इसके अपर पार्ट पर जो कंपाउंड सिव प्लेट्स है यानी कि संयुक्त चालनी पट्टिका प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके अंदर लेटरल सिव एरिया यानी कि पार्श्व चालनी क्षेत्र भी प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर है जो कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट है। अब यहाँ का जो एक संयुक्त चालनी पट्टिका का जो अगर पृष्ठीय दृश्य देखते हैं तो इसके अंदर ये जो गोलाकार रीजन है वो सिव एरियाज कहलाता है और ये इसका डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर जो संयुक्त चालनी पट्टिका है इसके अंदर बहुत सारे सिव एरियाज दिखते हैं, लेकिन जो अपने सरल चालनी पट्टिका पड़ी थी उसके अंदर सिव एरियाज है या चालनी क्षेत्र कितने होते हैं, एक ही होते हैं। अब आपके सामने जो फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं उनके डायग्राम दे रखे हैं। जो फर्स्ट ए डायग्राम है ये चालनी तत्व का अनुप्रस्थ और ए और बी है जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य परिच्छेद को शो करता है। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन को शो करता है। तो इसमें सिव ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं और इसके नीचे हैं जो कंपेनियन सेल्स हैं और इसके अलावा फाइबर भी प्रेजेंट है। सेकंड वाली जो बी पार्ट है वो चालनी पट्टिका को शो कर रही है। इसके अलावा सी भी है जो सिव प्लेट्स को शो कर रही हैं और जो डी है वो स्क्लेरिड्स को शो कर रही हैं और ई है जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है
जो फ्लोएम पेरेन्काइमा या फ्लोएम एलिमेंट्स होते हैं वो सेप्टेट और नॉन सेप्टेट, ये इसके डायग्राम दे रखे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फ्लोएम का सेकंड जो एलिमेंट्स है जिसका नाम है सहकोशिका या कंपोनियन सेल्स। तो सहकोशिका और जो चालनी तत्व होते हैं वो एक ही जनक कोशिका से उत्पन्न होते हैं, यानी कि इन दोनों के अंदर एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। अब इनका निर्माण कैसे होता है, तो जो फ्लोएम मात्र कोशिका होती हैं उसके अंदर असमान लंबवत विभाजन होता है, तो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और दोनों डॉटर सेल्स जो असमान होती है साइज में। जो बड़ी कोशिका होती है वो चालनी नलिका बनाती है, जबकि छोटी कोशिका है वो सहकोशिका बनाती हैं। तो इस तरह से इसके निर्माण के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि जो चालनी तत्व होते हैं और सहकोशिका होती है दोनों एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और एक ही पेरेंटल सेल से डेवलप होती हैं। और ये जो दोनों सेल्स होती हैं आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी रहती हैं। जो सहकोशिका के अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लियस होता है वो क्रियाशील रहता है, जबकि चालनी नलिका केंद्र में चालनी नलिका का जो केंद्रक होता है वो निष्क्रिय होता है। अर्थात चालनी तत्वों की जितनी भी गतिविधियां होती है उनका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, सहकोशिका के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछने लायक भी क्वेश्चन आ सकता है कि चालनी तत्वों का नियंत्रण कौन सी सेल्स के द्वारा होता है। तो आपको चालनी तत्व ना बताकर आपको सहकोशिका बताना है, क्योंकि चालनी तत्व के अंदर न्यूक्लियस है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर सहकोशिका या कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। इनमें है जो इनके स्थान पर एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में है जो चालनी तत्व और सहकोशिकाएं दोनों प्रेजेंट होती हैं। इस डायग्राम में आपके जो चालनी तत्व होते हैं और सहकोशिकाएं होती हैं उनके फॉर्मेशन, उनकी प्रोसेस दे रखी है। जो ये जो डायग्राम है ये है जो फ्लोएम मात्र कोशिका के रूप में वर्क करता है और इसके अंदर प्रारंभ में जो डिवीजन होता है तो 2 सेल्स बनती हैं। इनमें से जो बड़ी सेल्स होती हैं वो तो होती हैं स्यू ट्यूब सेल्स, और जो छोटी सेल्स हैं वो है कंपेनियन सेल्स होती हैं। तो ये सी पार्ट है जो स्यू ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स को शो कर रहा है। डी पार्ट है जो डी डायग्राम है, इसके अंदर जो स्लाइम बॉडीज होती हैं वो स्यू ट्यूब सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा साथ में ये जो कंपेनियन सेल्स है जो इससे अटैच रहती हैं। फिर ई जो डायग्राम है इसके अंदर जो पाए जाने वाला न्यूक्लियस है, जो चालनी तत्व के अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लियस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके अंदर जो स्लाइम बॉडीज पाई जाती हैं वो भी इसके अंदर घुल जाती हैं। फिर जो एफ डायग्राम है ये कंप्लीटली मैच्योर ये स्यू एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स का डायग्राम है। इसके अंदर जो चालनी तत्व है इधर वाला, इसके अंदर है जो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो गया है, जबकि इसके साथ में 2 सहकोशिकाएं हैं जो इससे अटैच रहती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फ्लोएम दृढ़ोत्तक या बास्ट रेसे। फ्लोएम दृढ़ोत्तक या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, इनको बास्ट रेसे या फ्लोएम रेसे भी कह सकते हैं। तो ये रेसे हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों फ्लोएम में पाए जाते हैं। प्राथमिक फ्लोएम में प्रोटोफ्लोएम से व्युत्पन्न व फ्लोएम के बाहरी क्षेत्र में स्थित होते हैं, जबकि द्वितीयक फ्लोएम में कैम्बियम की तर्क रूपी प्रारंभ कोशिका से व्युत्पन्न होते हैं तथा फ्लोएम के अक्षीय तंत्र में फैले रहते हैं। तो जो बास्ट रेसे होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में किससे डेवलप होते हैं, प्रोटोफ्लोएम से, जबकि सेकेंडरी जो फ्लोएम होता है उसके अंदर कैम्बियम की जो तर्क रूपी प्रारंभिक सेल्स होती हैं उनसे व्युत्पन्न होते हैं। फिर ये जो बास्ट रेसे होते हैं ये लंबी सेल्स होती है और इनके शीर्ष हैं जो आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं वो लिग्निन युक्त होती है और सेल पर है जो सरल गर्त पाए जाते हैं। जो गर्त होते हैं वो सूक्ष्म, गोलाकार या रेखित हो सकते हैं। परिपक्व जो तंतु होते हैं वो जीवित या मृत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फ्लोएम का जो लास्ट एलिमेंट्स है जिसका नाम है फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो जो फ्लोएम पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो लंबी, नोकदार, बेलनाकार या बहुफलकी होती हैं और इनकी जो सेल्स होती हैं वो जीवित या लिविंग होती हैं। द्वितीयक फ्लोएम में ये सेल्स 2 क्षेत्र अक्षीय मर्दूतक और रश्मि मर्दूतक कोशिकाओं के रूप में विभेदित रहती हैं। ये सेल्स हैं जो क्या करती है, स्टार्च, वसा, टेनिन, रेजिन, म्यूसिलेज आदि पदार्थों का स्टोरेज करती हैं। इसके अलावा ये घुलनशील खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में भी सहायक होती हैं।